अंतरिक्ष से धरती की तरफ लौटते हुए एक स्पेस कैप्सूल की हीट शील्ड और किसी शहर को खाक में मिला देने वाली लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइल के बीच में आखिर वो कौन सा गुप्त कनेक्शन है जिसने रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी जनरल्स के माथे पर पसीना ला दिया है। जब भारत की कोई प्राइवेट स्पेस कंपनी अपने नए रॉकेट के लिए सॉलिड फ्यूल इंजन का टेस्ट करती है तो उसका सीधा असर भारत की अचूक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोडक्शन पर कैसे पड़ता है, और क्या मोदी सरकार स्पेस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियल स्पेस मिशन के नाम पर कोई ऐसी खौफनाक और अंडरकवर मिसाइल फोर्स तैयार कर रही है जिसकी गहराई का अंदाजा अमेरिका और चाइना के बड़े बड़े डिफेंस थिंक टैंक्स भी नहीं लगा पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं तथ्यों की, उस ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी की और उस विशाल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की जिसे भारत ने बेहद खामोशी से अपनी जमीन पर खड़ा कर डाला है। दोस्तों, दुनिया को लग रहा है कि भारत सिर्फ खेती, मौसम और इंटरनेट के लिए अपने प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार हो रहा है जो अगर कल को युद्ध छिड़ जाए तो टाटा, अडानी और भारत फोर्ज जैसी भारतीय प्राइवेट कंपनियों की फैक्ट्रियों को रातों रात मिसाइल और रॉकेट उगलने वाले कारखानों के अंदर तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी सीक्रेट स्ट्रेटजी, उसी हिडन लेयर और उसी पावर गेम को डिकोड करेंगे जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर रखी है। दोस्तों, इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको सबसे पहले उस खौफ के असली कारण को समझना होगा जो इस वक्त भारत के पड़ोसियों को सता रहा है। पाकिस्तान या चाइना की चिंताएं इस बात से नहीं हैं कि भारत आसमान में कितने कमर्शियल सैटेलाइट भेज रहा है। उनका असली डर उस बुनियादी विज्ञान के अंदर छुपा हुआ है जो एक रॉकेट और एक मिसाइल को आपस में कनेक्ट करता है। डिफेंस की दुनिया में इसे डुअल यूज टेक्नोलॉजी या दोहरे उपयोग वाली तकनीक कहा जाता है। दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को सटीक कक्षा के अंदर स्थापित करने वाली तकनीक और दुश्मन के किसी अंडरग्राउंड बंकर पर अचूक बम गिराने वाली लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक बुनियादी रूप से एक जैसी होती है। दोस्तों, जब भारत सरकार अपने देश की प्राइवेट कंपनियों और सैकड़ों नए स्पेस स्टार्टअप्स को रॉकेट बनाने, सैटेलाइट डिजाइन करने और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की खुली छूट दे रही है तो वो असल में एक तीर से दो शिकार कर रही है। एक तरफ देश की इकोनॉमी और स्पेस मार्केट के अंदर भारत का शेयर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसा विशाल मिसाइल और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस तैयार हो रहा है जिसकी क्षमता सरकारी कारखानों से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, पहले के दौर में भारत का रक्षा उत्पादन एक बहुत ही सीमित दायरे के अंदर काम करता था। मिसाइलें, रॉकेट या फिर कोई भी बड़ा रक्षा उपकरण बनाने का पूरा जिम्मा सिर्फ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि सरकारी कंपनियों जैसे कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास में हुआ करता था। प्राइवेट कंपनियों का काम सिर्फ नट बोल्ट या फिर छोटे मोटे पुर्जे बनाने का होता था। सरकारी कंपनियों की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो एक तय स्पीड से ही प्रोडक्शन कर सकती हैं और अगर कोई लंबा युद्ध छिड़ जाए तो हथियारों की इन्वेंट्री बहुत तेजी से खत्म होने लगती है। ऐसे में वेपन्स की सप्लाई लाइन टूट सकती थी, लेकिन दोस्तों फिर एक गेम चेंजर पॉलिसी आती है। भारत सरकार ने स्पेस और डिफेंस सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से खोल दिए। टाटा एडवांस सिस्टम्स, अडानी डिफेंस, भारत फोर्ज, महिंद्रा और स्काई रूट या फिर अग्निकुल कॉस्मोस जैसे नए स्टार्टअप्स अब सिर्फ पुर्जे नहीं बना रहे हैं बल्कि सीधे रॉकेट नेविगेशन सिस्टम और एरोस्पेस इंजन डिजाइन कर रहे हैं। दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि भारत अब अपनी मिसाइल और रॉकेट सप्लाई के लिए सिर्फ एक या दो सरकारी कारखानों का मोहताज नहीं है। आज प्राइवेट इंडस्ट्री के पास में दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनें हैं, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन्स हैं, डिजिटल इंजीनियरिंग के लेटेस्ट टूल्स हैं और एक ऐसी रोबस्ट सप्लाई चेन है जो बिना रुके काम कर सकती है। दोस्तों, दुश्मन देशों के रणनीतिकारों को यही बात सबसे ज्यादा डरा रही है कि अगर कल को ट्रू फ्रंट वॉर की स्थिति आती है तो ये प्राइवेट कंपनियां अपने कमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डाल करके रातों रात अपनी उत्पादन क्षमता को मिलिट्री प्रोडक्शन के अंदर शिफ्ट कर सकती हैं। ये एक अनलिमिटेड वेपन सप्लाई का मॉडल है जिसके आगे टिक पाना पाकिस्तान जैसे कमजोर इकोनॉमी वाले देश के लिए पूरी तरह से नामुमकिन है।
अब दोस्तों इस पूरे सिस्टम के तकनीकी गठजोड़ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्योर एरोस्पेस इंजीनियरिंग का विज्ञान काम करता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी यानी कि इंजन और ईंधन की। जब कोई प्राइवेट स्पेस कंपनी अपने लॉन्च व्हीकल्स या रॉकेट को स्पेस में धकेलने के लिए सॉलिड फ्यूल मोटर का टेस्ट करती है, तो वो असल में उसी केमिस्ट्री और उसी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर काम करती है जिस पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें काम करती हैं। सॉलिड फ्यूल का फायदा ये होता है कि इसे सालों तक स्टोर किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत फायर किया जा सकता है। जब भारतीय प्राइवेट कंपनियां कमर्शियल रॉकेट के लिए प्रोपेलेंट केमिस्ट्री, मोटर केसिंग, नोजल डिजाइन और इंसुलेशन के अंदर ग्लोबल स्टैंडर्ड की महारत हासिल कर रही हैं, तो वो अनजाने में ही मिलिट्री ग्रेड के रॉकेट सिस्टम्स को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कैपेबिलिटी हासिल कर रही है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आता है गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल का। अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को हजारों किलोमीटर की रफ्तार से एक बेहद सटीक ऑर्बिट के अंदर स्थापित करना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए आपको दुनिया के सबसे जटिल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, बेहद तेज फ्लाइट कंप्यूटर, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और ऐसे सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम चाहिए जो माइक्रो सेकंड्स के अंदर फैसले ले सके। अब दोस्तों जरा इस तकनीक को पलट करके देखिए, यहीं पर सेम टेक्नोलॉजी उसी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों की रीड होती है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के रडार को चकमा देकर के उसके कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकती है। दोस्तों भारतीय प्राइवेट कंपनियां जितने ज्यादा परिष्कृत और एक्यूरेट रॉकेट बनाएंगी, भारत की मिलिट्री नेविगेशन टेक्नोलॉजी उतनी ही ज्यादा अचूक होती चली जाएगी। और इस तकनीकी ओवरलैप का तीसरा सबसे खौफनाक हिस्सा है एडवांस मटेरियल और हीट शील्ड्स। दोस्तों जब कोई रॉकेट वायुमंडल को चीर करके स्पेस की तरफ बढ़ता है या फिर कोई स्पेस कैप्सूल अपना मिशन पूरा करके वापस धरती के वायुमंडल में री एंट्री करता है, तो उसे हजारों डिग्री सेल्सियस की भयानक गर्मी और जानलेवा एरोडायनेमिक्स दबाव को झेलना पड़ता है। इस गर्मी से बचने के लिए कार्बन कंपोजिट और खास तरह के हाई टेम्परेचर मटेरियल से बनी हीट शील्ड का इस्तेमाल होता है। दोस्तों आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि जब कोई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल स्पेस के रास्ते होते हुए वापस धरती पर अपने टारगेट की तरफ गिरती है, तो उसके वॉरहेड यानी कि परमाणु बम को भी ठीक उसी भयानक गर्मी और फ्रिक्शन से बचाना होता है। प्राइवेट सेक्टर द्वारा कमर्शियल स्पेस मिशन के लिए डेवलप किए जा रहे ये हल्के लेकिन फौलाद से भी मजबूत कंपोजिट मटेरियल सीधे तौर पर भारत के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम को फायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों नागरिक लॉन्च व्हीकल और बैलिस्टिक मिसाइलें भले ही कागजों के ऊपर अलग अलग उद्देश्यों के लिए डिजाइन की जाती हैं, लेकिन उनकी तकनीकी नींव एक ही जमीन पर होती है। इस पूरे इंडस्ट्रियल बूम का सबसे बड़ा और सीधा असर भारत की पारंपरिक मारक क्षमता यानी कि कन्वेंशनल डिटरेंस के ऊपर पड़ रहा है। दोस्तों आज भारत की सेना को बड़े पैमाने पर अस्त्रा मार्क 2 जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलें और प्रलय जैसी बेहद खतरनाक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें चाहिए। पहले जहां सीमित उत्पादन क्षमता के कारण ऑर्डर्स पूरे होने में सालों लग जाया करते थे, वहीं अब प्राइवेट सेक्टर के जुड़ने से मास प्रोडक्शन का रास्ता क्लियर हो रहा है। लंबी मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन अब बहुत छोटी हो गई है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि युद्ध के समय अगर हथियारों का स्टॉक कम होने लगे तो रैपिड रिप्लेनिशमेंट यानी कि तेजी से नए हथियार बनाकर के फ्रंट लाइन तक पहुंचाए जा सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान और चाइना के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। वो जानते हैं कि भारत ने सिर्फ नई तकनीक हासिल नहीं की है, बल्कि उस तकनीक को थोक के भाव में और रिकॉर्ड समय के अंदर तैयार करने वाला एक अभेद्य इंडस्ट्रियल नेटवर्क खड़ा कर लिया है। लेकिन दोस्तों क्या ये कहानी सिर्फ मिसाइलों और रॉकेट्स तक ही सीमित है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली बवंडर तो उस डेटा और उस खुफिया जानकारी से आ रहा है जो ये प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष से जुटाने वाली हैं। मॉडर्न वॉरफेयर यानी कि आज के समय का युद्ध केवल जमीन या हवा में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह इंफॉर्मेशन और C4ISR नेटवर्क के ऊपर लड़ा जाता है। C4ISR का मतलब है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस सर्विलांस और टोही मिशन। दोस्तों भारत के स्पेस रिफॉर्म्स ने घरेलू प्राइवेट कंपनियों को ऐसे सैटेलाइट बनाने की खुली छूट दे दी है जो पृथ्वी की बेहद हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ले सकते हैं। इनमें सबसे खतरनाक तकनीक है SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार।
आम कैमरे बादलों या फिर रात के अंधेरे में काम नहीं करते हैं, लेकिन सार टेक्नोलॉजी बादलों के आर पार और घने अंधेरे को चीर करके भी दुश्मन के अंडरग्राउंड बंकरों, हथियारों के मूवमेंट्स और मिलिट्री बेसिस की बिल्कुल साफ तस्वीरें ले सकती है। भले ही ये सैटेलाइट खेती की निगरानी, मौसम की जानकारी और आपदा प्रबंधन के नाम पर स्पेस के अंदर भेजी जाती हैं, लेकिन दोस्तों जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो इन प्राइवेट सैटेलाइट से मिलने वाले हाई रेजोल्यूशन डेटा और रियल टाइम तस्वीरें भारतीय सेना के कंट्रोल रूम तक भी पहुंच सकती हैं। इससे भारतीय सेना की सिचुएशनल अवेयरनेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों सोचिए, जब सेना को दुश्मन की हर हरकत की लाइव और सटीक जानकारी मिल जाएगी तो सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक जैसी प्रिसीजन स्ट्राइक्स का प्लान करना और अंजाम देना कितना ज्यादा घातक और एक्यूरेट हो जाएगा। ये एक ऐसा अनब्लिंकिंग आई नेटवर्क है जो 24 घंटे दुश्मन पर नजर रखेगा। दोस्तों तकनीक के इस पूरे मकड़जाल में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है भारत का अपना स्वदेशी जीपीएस सिस्टम, जिसे हम नेविक के नाम से जानते हैं। नेविक इस पूरे प्राइवेट और मिलिट्री इकोसिस्टम को एक ही धागे के अंदर पिरोने का काम करता है। पहले भारत को अपनी मिसाइलों और फाइटर जेट्स को रास्ता दिखाने के लिए अमेरिका के जीपीएस या दूसरे विदेशी नेविगेशन सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जिसमें युद्ध के समय सिग्नल ब्लॉक कर दिए जाने का खतरा हमेशा से बना रहता था। लेकिन दोस्तों नेविक ने इस खतरे को जड़ से खत्म कर दिया है। ये आम लोगों के लिए तो सर्विस देता ही है, लेकिन साथ ही भारतीय सेना के लिए एक बेहद एनक्रिप्टेड और रिस्ट्रक्चर्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर की मदद से भारतीय अंतरिक्ष के अंदर नेविक के तौर पर और ज़्यादा सैटेलाइट स्टेब्लिश होंगे, भारत के पास में अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स को रास्ता दिखाने के लिए एक अजेय और आत्मनिर्भर नेविगेशन आर्किटेक्चर तैयार हो जाएगा, जिससे दुनिया का कोई भी रडार जैम नहीं कर सकेगा और कोई भी साइबर अटैक उसे हैक नहीं कर पाएगा। दोस्तों नेविक के इस सीक्रेट मिलिट्री कोड के एक्टिवेट होते ही भारतीय हथियार पूरी तरह से ब्लाइंड प्रूफ और डेडली एक्यूरेट हो जाएंगे। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि भारत जो आज कर रहा है वो दुनिया के लिए कोई नया प्रयोग नहीं है। अमेरिका में नासा और पेंटागन दशकों से बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और अब स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर के यही गेम खेल रहे हैं। चाइना की पूरी सैन्य ताकत उनकी सिविल मिलिट्री फ्यूजन टेक्नोलॉजी के ऊपर टिकी हुई है, जहां हर सिविलियन टेक कंपनी सीधे तौर पर पीएलए यानी कि चाइनीज आर्मी के लिए काम करती है। वहीं दोस्तों रसिया और फ्रांस भी इसी मॉडल के ऊपर आगे चलते हैं। असली बात यह है कि भारत अब तक इस रेस में पीछे था क्योंकि हमारी नीतियां बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और सरकारी फाइलों के अंदर उलझी हुई थी। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार की नीतियों और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारत को सीधे तौर पर इस एलीट ग्लोबल क्लब के अंदर लाकर के खड़ा कर दिया है। अब भारत ने अपने सिविलियन स्पेस इनोवेशन, अपनी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को अलग अलग डिब्बों में बंद रखने के बजाय उन्हें एक दूसरे की ताकत बना दिया है। दोस्तों आज जो टैलेंट, जो एआई सॉफ्टवेयर, जो मशीन लर्निंग के कोड्स और जो आधुनिक रोबोटिक्स भारत में एक प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करने के काम आ रही है, वही टेक्नोलॉजी कल को बिना किसी शोर शराबे के राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल और सबसे धारदार तलवार बन जाएगी। ये कोई ऐसा अंडरकवर सीक्रेट नहीं है जिसे छुपाया जा रहा हो, बल्कि ये भारत की वो घोषित और डंके की चोट पर की जा रही औद्योगिक क्रांति है जो दुनिया की आंखों के अंदर आंखें डाल करके सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों इसका असली रणनीतिक प्रभाव इतना गहरा है कि पाकिस्तान और भारत के दूसरे विरोधी देशों के लिए इस होड़ में टिके रहना तकनीकी और आर्थिक दोनों रूपों से असंभव है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी एरोस्पेस कंपनियां भारत में अपने प्लांट लगा रही हैं और भारतीय स्टार्टअप्स के साथ में जॉइंट वेंचर्स कर रही हैं। वो जानती हैं कि आने वाले दशक के अंदर स्पेस और डिफेंस का ग्लोबल सप्लाई चेन हब भारत ही बनने वाला है। जिस दिन भारत के पास में अंतरिक्ष में 100 से ज़्यादा खुद के प्राइवेट और मिलिट्री सैटेलाइट्स का जाल होगा, उस दिन हिंद महासागर से लेकर के हिमालय की चोटियों तक कोई भी परिंदा भारत की हरकतों से बच करके नहीं निकल पाएगा। ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वायत्ता की सबसे बड़ी जीत है। अब दोस्तों हमें ना तो हथियारों के लिए रसिया या फिर इजराइल का मुंह देखना हो पड़ेगा और ना ही नेविगेशन के डेटा के लिए अमेरिका के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। सप्लाई चेन भी हमारी होगी, तकनीक भी हमारी होगी, स्पेस भी हमारा होगा और उस स्पेस से मिलने वाली ताकत भी हमारी होगी।
दोस्तों, स्पेस सेक्टर के अंदर भारत की इस नई प्राइवेटाइजेशन क्रांति और इसके पीछे छिपे इस मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।